नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का निबंध जिसका नाम है उपन्यास रचना। तो आइए इस निबंध के सार को समझते हैं। देखिए, इस निबंध की अगर बात करें तो उपन्यास रचना प्रेमचंद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ? 23 अक्टूबर 1922 को, और माधुरी नामक जो पत्रिका निकलती थी उसमें इसका प्रकाशन हुआ। इस निबंध में उन्होंने भारतीय उपन्यास विधान को यूरोपीय साहित्य की देन बताते हुए उसके रचना विधान पर विचार किया है। ये मानते हैं कि भारतीय साहित्य में उपन्यास कहाँ से आया, वो यूरोपीय साहित्य की देन है। और ये हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो उपन्यास रचना है वो हमने यूरोप से ली। यूरोप से होते हुए बंगला भाषा में उसका अनुवाद हुआ, बंगला भाषा से उसका हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार अधिक हुआ। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो भारतीय उपन्यास का तरीका है या उसकी रचना है वो हमने किससे ली है? यूरोप के साहित्य से प्राप्त की है। और फिर उपन्यास रचना किस प्रकार की जाती है उस पर इन्होंने विचार किया है। लेखक के अनुसार भारतीय साहित्य में उपन्यास विधा ने यूरोपीय साहित्य की प्रस्तुति है। उपन्यास विधा साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा बन गई है। उपन्यास का जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में माना जाता है। भारतवर्ष में पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा उपयोग एवं प्रयोग उपन्यास विधा का ही हुआ है। वास्तव में उपन्यास सरल साहित्य माना जाता है, परंतु उपन्यास रचना में उपन्यासकार को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले उसे प्लॉट यानी कथा वस्तु की चिंता होती है। वह प्रत्येक समय ही कथा वस्तु के बारे में सोचता रहता है। इस कार्य में महीनों वर्षों भी लग जाते हैं। यह व्यस्तता उसकी रचना को उत्तम बनाती है। प्लॉट यानी कथा वस्तु के लिए लेखक को अवलोकन, अनुभव, स्वाध्याय, अंतर्दृष्टि, जिज्ञासा, विचार, आकलन पर खास ध्यान देना पड़ता है। अनुभव किसी रचना को पुख्ता बना देता है, परंतु प्रेमचंद के मतानुसार ये जरूरी नहीं कि उपन्यासकार को चोर का वर्णन करने से पूर्व चोरी करनी पड़े। कहने का भाव क्या है कि ये मानते हैं कि अगर किसी चीज को हमने स्वयं अनुभव किया है तो वो रचना को और ज्यादा पुख्ता बना देता है, ये और ज्यादा वास्तविकता भर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें उपन्यास में किसी चोर का वर्णन करना है तो पहले चोरी करके देखें और फिर उसका वर्णन करें। वह कल्पना के माध्यम से इस दृश्य को निखार सकता है। उसे अनेक पुस्तकों अथवा उपन्यासों का अध्ययन करना होगा, अपनी भावनाओं को टटोलना होगा, अंतर्दृष्टि की तीव्र और पैना करना अनिवार्य है। लेखक को किसी विद्यार्थी की भांति जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु यानी जिसके मन में जानने की इच्छा हो। जो लेखक है उसकी अगर जानने की इच्छा प्रबल होगी तो अपने आप उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो तेज हो जाएगी। वो उसके बारे में और ज्यादा सोचेगा, कल्पना करेगा और नए तथ्यों को ढूंढने की कोशिश वो करेगा। किसी भी विषय में दूसरों से पूछने में उसे हिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। यहाँ बल्कि कर ले कि बल्कि उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। लेखक को अपनी स्मृति में भावों और दृश्यों को संजो कर रखना चाहिए और यथा आवश्यक एवं यथास्थान उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। दूसरों के विचारों को नोटबुक में नोट करना चाहिए। यही विचार उसकी रचना को उत्तम बनाने में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन पंक्तियों में, क्योंकि हम सार कर रहे हैं तो आपको ये जानना है, इन पंक्तियों में ये बताया है लेखक ने कि लेखक को कथा वस्तु को ढूंढने के लिए या उपन्यास रचना में लेखक किस प्रकार से कार्य करे। पहला तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसे बहुत सारा अवलोकन करना चाहिए, अनुभव को प्राप्त करना चाहिए जितना हो सके, खुद अध्ययन करना चाहिए, अंतर्दृष्टि यानी अपने मन के विचारों को टटोलना, उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, जो विचार आए उन विचारों का आकलन करना चाहिए और उस पर खास ध्यान देना चाहिए। ये सब विशेषताएं किसमें हो? लेखक में होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वो जिज्ञासु होगा
तो उसमें जानने की इच्छा ज्यादा होगी, उतना ही अधिक वो विस्तार से अपने उपन्यास को लिख पाएगा। अगर किसी विषय में उसे स्वयं ज्ञान नहीं है तो दूसरों से भी अगर पूछना है तो उसे किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेझिझक दूसरों से उसके बारे में जानकारी वो ले सकता है। जब वो दूसरों से कुछ पूछे या उसे कोई नया विचार मिले, उसे वो नोट कर ले, उसे लिख ले, ताकि जब वो रचना करे या उपन्यास लिखे तो उसके उपन्यास में वो उसकी सहायता कर पाए। प्लॉट कथा वस्तु में ऐसी घटनाएं चित्रित होती है जो पात्रों का निर्माण करती है। घटना केवल वर्णन के लिए हो तो वे रचना को नीरस बना देती है। साधारणतः प्लॉट यानी कथा वस्तु वह कहानी है जो पाठकों के हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। प्राचीन काल में केवल कथा वस्तु ही होती थी, उसमें घटनाओं और चरित्रों की सदैव कमी रहती थी, यानी कि रंग रोगन की कमी अक्सर देखी जाती थी। वस्तुतः प्लॉट सोचने के बाद ही लिखना शुरू करना चाहिए, यानी पहले हमें कथा वस्तु पर विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें उस पर लेखन कार्य शुरू करना चाहिए। पात्र उसमें होने बहुत जरूरी हैं। अगर पात्र नहीं होगा, केवल वर्णन के माध्यम से अगर हम कोई घटना का चित्रण करेंगे या वर्णन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें नीरसता आ जाएगी। इन्होंने प्लॉट अथवा कथा वस्तु के विभिन्न प्रकार बताए हैं कि कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले है कि कोई अद्भुत घटना। कुछ कहानियों में प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई अद्भुत घटना की कल्पना की जाती है। वैसा प्रकृति में संभव नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध जाकर यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, कल्पना काम कर रही है। ऐसी कहानियां मनोरंजन परक एवं बालोपयोगी हो सकती है, यानी बालकों के उपयोग की होती है। अब जैसे हम बच्चों की कहानियां देखते हैं, जैसे हम अगर पंचतंत्र की कहानियां देखें तो वहां पर जो पशु पक्षी है वो आपस में इंसानों की तरह बोलते हुए नजर आते हैं, तो वो बालकों के लिए उपयोगी है, मनोरंजन है उसमें, और वो कल्पना से ही संभव है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्राचीन कहानियों में प्लॉट अधिकतर इस प्रकार के होते थे। इसमें कुछ आचरण संबंधी एवं नैतिकता पर आधारित उपदेश भी होते थे, यानी ये मुख्य किस पर आधारित था, उपदेश पर। किससे जुड़ा हुआ, आचरण और नैतिक उपदेश यहाँ हमें मिलते थे। जैसे गुलिवर की कहानियां इस प्रकार के कथा वस्तु पर आधारित हम मान सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें इस पे, तो इन्होंने क्या माना है, कोई गुप्त रहस्य। ये कहाँ होते हैं, जो जासूसी उपन्यास हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें रहस्य अंत तक बनाए रखना होता है ताकि जिज्ञासा पाठक को बांधे रखती है। अगर उसको जानने की इच्छा होगी, वो रहस्य उसको रोचक लगेगा, तो पाठक अपने आप उस कहानी से जुड़ा रहेगा। यूरोप में इस प्रकार का कथा साहित्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिज्ञासा, कौतूहल और रोचकता इस प्रकार के आवश्यक गुण होते हैं। रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला होना चाहिए और इस प्रकार के उपन्यास रोमांच से भरे होते हैं और बुद्धि को तीव्र करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि वहां पर रहस्य को ढूंढना है तो निश्चित है कि रोमांच भी होगा, क्योंकि जगह जगह घटनाक्रम बदलेंगे और उन बदलते हुए घटनाक्रम में व्यक्ति को सामंजस्य बनाने के लिए तेज बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कोई गुप्त रहस्य को आधार बनाकर भी उपन्यासों की रचना की जाती है। जो जासूसी उपन्यास है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मनोभावों का चित्रण। लेखक ये मानते हैं कि घटना वैचित्र्य ही इस प्रकार के उपन्यास का मुख्य गुण होता है। घटना की विचित्रता। लेखक घटनाओं के माध्यम से अपने चरित्रों के मनोभावों को स्पष्ट करता है। उपन्यासों की रचना हेतु उपन्यासकार को अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पात्रों के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। वस्तुतः इस प्रकार के उपन्यासों के निर्माण में उपन्यासकार को अपनी अनुभूतियों अथवा संवेदनाओं को तीव्र करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, मन के भाव है यहाँ पर। तो मन के भावों की अभिव्यक्ति कब होगी, जब व्यक्ति या लेखक स्वयं उसको अनुभव करेगा और संवेदनाओं को समझ पाएगा। तो ये क्या है, घटना, विचित्र घटना ही इस प्रकार के उपन्यासों का मुख्य गुण होता है। चौथा यहाँ पर माना है चरित्रों का विश्लेषण तथा जीवन अनुभवों को प्रकट करना। इस प्रकार के उपन्यासों के निर्माण में उपन्यासकार की कल्पना शक्ति के साथ साथ उसकी अवलोकन और निरीक्षण शक्ति की परख होती है।
एक देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो कल्पना है, दूसरा अवलोकन यानी उसका दृष्टिकोण, और तीसरा क्या है, निरीक्षण, परख करना। लेखक अपने बाह्य जगत और आंतरिक जगत का साक्षात्कार पाठकों से करवाता है। उसके बाहरी संसार में क्या चल रहा है और मन के भीतर लोगों की विचारधारा कैसी है। लेखक जीवन के अनुभवों को कल्पना के माध्यम से यथार्थ परक एवं मर्म स्पर्शी बना देता है। यानी खुद के जीवन के अनुभव और कल्पना का मिश्रण इस प्रकार के उपन्यासों में रहता है। 5वां यहाँ पर माना है कि कोई सामाजिक या राजनीतिक सुधार पर आधारित जो उपन्यास होते हैं, देखिए आधुनिक परिवेश में उपन्यासों में सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों एवं सुधार ने अपनी खास जगह बना ली है। यहाँ पर यह है, सुधार ने अपनी खास जगह बना ली है। इस प्रकार के उपन्यासों की रचना में उपन्यासकार का उद्देश्य भी सामने आ जाता है, किंतु सुधार अथवा उपदेश की अधिकता कथा वस्तु में क्या ले आती है, नीरसता का गुण ले आती है, जिससे कथा वस्तु नीरस और शुष्क बन जाती है, यानी पाठक उससे जुड़ते नहीं हैं। अतः उपन्यासकार को इस अतिशयता से बचना चाहिए। यानी यहाँ पर केवल सुधार और उपदेश की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह के विचार होंगे तो वह नीरसता आ जाएगी, क्योंकि उपदेश ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता। उपन्यासकार को यह समझना चाहिए कि वह सुधार अथवा उपदेश में के जोश में उपन्यास की रोचकता को कम न होने दे। वह उपन्यासिक चरित्र को उन्हीं परिस्थितियों में रखे जिनका वह सुधार करना चाहता है। चरित्र यानी पात्र जब उन परिस्थितियों में रहेंगे तो जो पाठक है वो पात्र के साथ जुड़े रहेंगे, तो परिस्थितियों में बदलाव अपने आप उनको सोचने पर मजबूर करेगा। यह भी स्मरणीय है कि सुधार के विषय में पहले खूब सोचा जाए, तभी लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए, वरना उसका यह प्रयास और परिश्रम क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। क्योंकि क्या सुधार वास्तविक दृष्टिकोण है, उनसे बदलाव लाया जा सकता है? क्या समाज में ऐसा संभव है? अगर वो संभव नहीं है तो वो अगर इस तरह का प्रयास भी करता है तो वो प्रयास असफल हो सकता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि अच्छे प्लॉट या कथा वस्तु के लिए उसमें सरलता, मौलिकता और रोचकता का गुण विद्यमान रहना चाहिए। घटनाओं का उलझाव पाठक को बोर कर देता है और उसका मन उचाट हो जाता है। फलस्वरूप वह उपन्यास पढ़ने में रुचि नहीं लेता। चरित्रों की अधिक संख्या भी रचना का प्रभाव कम कर देती है, यानी बहुत ज्यादा पात्रों को हमें शामिल नहीं करना चाहिए। प्लॉट में मौलिकता अनिवार्य तत्व है। जो भी, चाहे कथा वस्तु है, चाहे पात्र है, चरित्र है, घटनाक्रम है, वो अगर मौलिक होंगे तो ही उसमें रुचि उत्पन्न होगी। अगर वो अनुदित है, कहीं से ले लिए हैं, उठा लिए हैं, किसी की नकल कर ली है या कल्पना पर आधारित है, तो पाठक उससे नहीं जुड़ेंगे। विषय में नवीनता, स्वाभाविकता होनी चाहिए। नवीनता, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, विषय में नवीनता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। सुनी सुनाई बात पाठक को प्रभावित नहीं करती, इसीलिए कोई नया विषय हो जिसमें पाठक का मन रम सके। उपन्यासकार का कार्य क्या है? पाठक को मनोरंजन एवं आनंद प्रदान करना है। वह ऐसे प्लॉट या कथा वस्तु की संरचना करे जिससे पाठक की भावनाएं तथा अनुभव मेल खाते हों, यानी पाठक उससे जुड़ सके आसानी से। यही एक उत्तम रचना की पहचान मानी जाती है। उत्तम रचना यानी एक अच्छे उपन्यास की पहचान यही है कि वो पाठक को मनोरंजन भी दे, आनंद भी दे, इसके साथ साथ उसमें कोई उद्देश्य भी हो, तो वो एक उत्तम उपन्यास माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज हमने निबंध किया है, निबंध का सार किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।